Good morning, all of you. Equation of plane in various forms. अलग अलग फॉर्मेट्स के अंदर अगर हम इक्वेशन ऑफ प्लेन लिखना चाहें, फर्स्ट बातें एकदम बंद कर दें कृपया. फर्स्ट हमारी सबसे गरीब फॉर्मेट कार्टेशियन फॉर्मेट. लिखिए, to write the equation of plane passing through a fixed point a x1 y1 z1 a x1 y1 z1 ये 2 है शुरू में जो लिखा है. अच्छा, टू राइट द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू अ फिक्स पॉइंट ए, कैपिटल ए, ऑब्वियसली पॉइंट तो बड़ा लिखेंगे, x1 y1 z1, एक तो किसी पॉइंट से पास होता है भाई साहब, ठीक है, एंड डायरेक्शन रेशियो of its normal direction is given by A, B, C is कैसे लिख सकते हैं लास्ट में? गेल सिप पे हो गए तुम जब टू राइट से चालू कर रहे हो तो इज क्या होता है? अब कुछ नहीं, मैं अपने आप को डांट रहा हूं. मुझे एक ऐसे प्लेन की इक्वेशन बतानी है जो कि इस फिक्स पॉइंट से तो पास होती है और उसके नॉर्मल के अलोंग जो उसके नॉर्मल के अलोंग जो मुझे डायरेक्शन रेशियोज दे रखे हैं. अब देखो स्टोरी क्या है कि ये तो जो मैंने लिखा है ये तो मैंने 3D अंदाज में लिखा है. 3D अंदाज, 3D ज्योमेट्री के अंदाज में, एनसीईआरटी के अंदाज में. रे हम आंसर लास्ट भी एनसीईआरटी के लिखेंगे लेकिन बीच में तो हमें वेक्टर को छेड़ना ही पड़ेगा. इक्वेशन कहाँ से लाएंगे भाई समझने के लिए? तो भाई एक प्लेन की इक्वेशन लिखनी है. एक प्लेन बना दिया, इस प्लेन की इक्वेशन चाहिए. अब मुझे क्या क्या गिवन है? मुझे इसके एक तो नॉर्मल वेक्टर गिवन है ai प्लस bj प्लस ck. मुझे इसकी डायरेक्शन रेशियो पता था, वेक्टर मुझे बनाना आता है. अरे वेक्टर से dr मिल जाते हैं, dr से वेक्टर मिल जाता है यार. अच्छा, एक चीज और दी हुई है कि मेरे को? एक चीज और दी है क्या? पॉइंट दिया जाना जरूरी है भाई साहब. अरे अगर आपको सिर्फ नॉर्मल के परपेंडिकुलर वेक्टर प्लेन निकालने हैं तो मैं पहले बता चुका हूँ, फर्स्ट से लेकर छत तक पता नहीं कितने आ जाए, इतने तो इस रूम में मिल जाएंगे. तो जब तक एक पॉइंट और नहीं दोगे तब तक एक यूनिक प्लेन नहीं मिलेगा. तो एक पॉइंट और दे दिया भाई उसने, एक पॉइंट दे दिया उसने x1 y1 z1. उसने तो ये दिया था, हमने हमारी नजर में तो ये पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर है भाई साहब. हमारी नजर में तो कोई भी फिक्स पॉइंट एक पोजीशन वेक्टर होता है. एक रैंडम पॉइंट आर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के तरीके से एक्स वाई जेड और मेरे तरीके से स्मॉल आर वेक्टर. मेरा तरीका मतलब वेक्टर अंदाज, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मतलब एक्स वाई जेड. कोई भी रैंडम पॉइंट जो इस प्लेन के अंदर होगा, मैं तो ये जानता हूं भाई साहब इस प्लेन के अंदर यानी कि फर्श में किन्हीं भी दो पॉइंट्स को जोड़ के बनाया जाने वाला वेक्टर मेरे नॉर्मल वेक्टर के परपेंडिकुलर. क्योंकि फर्श वाला वेक्टर ऐसा होगा तो इनके बीच में एंगल कितने आएंगे? 90. तो AR डॉट एन मस्ट बी इक्वल टू 0. ये काम हम पहले वेक्टर में भी कर चुके थे और अब तो हमें करना ही है. AR डॉट एन इज इक्वल टू 0. इसको AR वेक्टर को मैं क्या लिख सकता हूं वेक्टर के तरीके से? R माइनस A डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू 0. समझ रहे हो क्या यार? अच्छा, इसमें से R तो अननोन है, चलो ठीक है, लेकिन ये जो A है ये तो नोन है. अरे पॉइंट है भाई x1 y1 z1 और ये नॉर्मल वेक्टर जिसके dr दिए हुए थे तो वो नॉर्मल वेक्टर भी नोन है, यानी कि a भी नोन और n भी नोन. तो a डॉट n जो आएगा वो कोई तो कांस्टेंट नंबर आएगा जिसे लोग बागों ने बोला कि d से रिप्रेजेंट कर देते हैं, विच विल रिप्रेजेंट अ कांस्टेंट टाइप ऑफ थिंग. ये किसकी तरह रिप्रेजेंट करे? कांस्टेंट टाइप. ये तो फिक्स नोन चीज है भाई मेरे को. क्लियर है? सो दिस इज अ इक्वेशन of plane in vector form.
अभी तो वेक्टर फॉर्म निकाला है मैंने, जिसकी 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 2 कौड़ी की भी औकात नहीं है। लेना देना ही नहीं है ना भाई 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को, तो इससे 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को तो क्या मतलब है। आप तो एक्स वाई जेड में जैसे नॉर्मल इक्वेशन होती है भाई साहब, जैसे स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आप लिखते हो 2x + 3y = 5, वैसे प्लेन की इक्वेशन लिख के दो भाई 3 वेरिएबल में, चलो ठीक है। लेकिन अब मैं इसे बहुत आसानी से लिख सकता हूँ, बहुत ही आसानी से। देखना जरा ध्यान से, अगर मुझे ये 2 पॉइंट्स पता है एक्स वाई जेड और x1 z1, तो क्या मैं AR वेक्टर बनाने के लिए अपने आप को काबिल मान रहा हूँ? हैं बोलो जरा। x - x1, पता नहीं आवाज ही मर जाती कहीं पे, i कैप प्लस y - y1 j कैप प्लस z - z1 k कैप। नहीं इच्छा हो रही हो ना तो भी बोल लिया करो मेरी क्लास में, यहीं सीख जाओगे सब चीजें, घर पे जाके भी कुछ नहीं करना पड़ेगा। n वेक्टर को क्या लिखना है? ai + bj + ck = 0। ठीक है, तो आपका जो आपको उसमें मिलेगा ना, क्या बोलते हैं उसे नसरत में, NCERT, सुन रहे हो क्या? उसकी प्लेन की इक्वेशन तो बना चुके हम भाई साहब, ये रही। दिस इज STD तो मैं नहीं बोलूंगा, फॉर अस GTR भी नहीं बोलूंगा, फॉर अस इज NNR, नो नीड टू रिमेंबर। क्यों भाई? हाँ मतलब टारगेट सिर्फ 2 नंबर ही है अगर NCERT के, तब तो रट लो, क्योंकि उसमें तो फिक्स पॉइंट दिया रहेगा और DR दिए रहेंगे। ये बन गई इक्वेशन, ये बन गई। वैसे आपको लग रहा है ये ax + by + cz = कांस्टेंट की फॉर्मेट है ये? अरे ये कांस्टेंट है ax1 + by1 + cz1 यार, क्योंकि नोन चीजें हैं। तो ये अगर मैं आपको, ये भी सही सोच रहे हैं आप, मैं आपको ऐसा क्वेश्चन कराने वाला नहीं हूँ कि एक फिक्स पॉइंट दे दिया, नॉर्मल के DR दे दी, बेटा प्लेन के क्वेश्चन लिख लो, पगला गए हो। है NCERT में है क्वेश्चन, आप बोलोगे तो वो करवा देंगे। ये बन गई मेरी कार्टेशियन फॉर्म ऑफ, क्या बोलते हैं उसे, कार्टेशियन फॉर्म ऑफ प्लेन, है ना? note that in a Cartesian form of a plane, कलर चेंज किया करो, अंडरलाइन कर लो। नोट दैट इन अ कार्टेशियन फॉर्म ऑफ अ प्लेन, coefficients of x, y and z, coefficients of x, y and z coefficient of x, y, z क्या है ये? represents drs of its normal vector, drs of its नॉर्मल वेक्टर्स। आपको याद हो 2D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मेरे जो x और y के कोफिशिएंट हुआ करते थे ना, ओ जनता, 2x + 3y = लैम्बडा, आई डोंट केयर व्हाट लैम्बडा इज, हैं सेम। ये ax1 by1 cz1 उस साइड जाके कुछ कांस्टेंट बना देंगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उस कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, मुझे इन x, y और z के कोफिशिएंट से इसकी डायरेक्शन मिल जाती है। किसकी? नॉर्मल वेक्टर। और नॉर्मल वेक्टर ही प्लेन की डायरेक्शन है, क्योंकि प्लेन की खुद की तो कोई डायरेक्शन हो नहीं सकती, बिकॉज इट्स मल्टी डायरेक्शनल। अगर फर्श की बात करूं तो भैया ये इसको पूरा घुमाते जाओ, किसी भी डायरेक्शन में आता है ना, समझो बात को। जैसे ये स्ट्रेट लाइन है, क्या इसमें एक्स और वाई के कोएफिशिएंट इसकी डायरेक्शन से किसी तरह से एसोसिएट थे? जल्दी बोलो। बिल्कुल थे। इसका स्लोप बता सकते थे हम लोग देखते ही, -2/3, वही तो उसकी डायरेक्शन है भाई 2D में। तो इसमें प्लेन की डायरेक्शन क्या है? उसकी नॉर्मल की डायरेक्शन। तो उसकी नॉर्मल के जो dr हैं वो मुझे उसकी इक्वेशन को देखते ही मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूं। अगर मेरे पास कोई प्लेन की इक्वेशन इस तरह से है 2x + 3y + 5z = लैम्बडा, नाउ इट बिकम्स अ प्लेन। ठीक है, तो इसका जो नॉर्मल के dr होंगे वो होंगे 2, 3 और 5। क्लियर है? ठीक, नेक्स्ट। यस सर।
जो अपन स्ट्रेट लाइन बोल रहे हैं वो भी तो प्लेन ही होती हाँ हाँ, सबर रखो भाई, सबर। तू क्या डिसाइड करके आया क्या? सेकंड 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 टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन to find the equation of plane containing, नहीं नोट नहीं रहे, कार्टेशियन फॉर्म के बाद सेकंड इक्वेशन ऑफ प्लेन है भाई। कैसे शुरू किया मैंने इसे? अच्छा, क्वेश्चन की तरह शुरू कर दिया मैंने इसे। अच्छा, क्या नाम? हाँ, कार्टेशियन फॉर्म था, इसका कोई नाम नहीं है भाई, सॉरी, ये बेनाम है। ये मतलब स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है, ये तो अपन अपने एक्सपीरियंस से बना रहे हैं। नहीं देना इसे नाम मत दो, तुम बता दुखी मत हुआ करो, क्वेश्चन का नंबर दे दो इसे बस, खुश। वैसे भी हमने शुरुआत वैसे ही करी है। क्वेश्चन का नंबर बोलो, चलो। ये देखो, इट वॉज क्यू। हाँ, क्वेश्चन नंबर 73। क्यों ऐसा क्यों किया? ऐसा क्यों नहीं बनाते तुम कभी? स्टाइलिश क्यों? ज्यादा हो गया अंदर, ज्यादा बच्चे पैदा हो गए, लो। अब ठीक। हाँ, क्वेश्चन नंबर 73, टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन ये ज्यादा बेटर है, नाइस। टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन, आगे बोलो ना, क्या बोला था मैंने? कंटेनिंग टू इंटरसेक्टिंग लाइंस, कंटेनिंग टू इंटरसेक्टिंग लाइंस, आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लैम्बडा पी वेक्टर, और आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स क्यू वेक्टर। पर्पसफुली लाइंस ऐसी ली गई हैं कि आपको इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो है वो डायरेक्ट नजर आ रहा है। कौन है? ए वेक्टर। परफेक्ट। तो भाई साहब, मेरे को ये बोला गया कि यार एक ऐसा प्लेन बनाना है जिसमें दो इंटरसेक्टिंग लाइंस है। तो एक प्लेन बना दिया हमने तो तुरंत। इस प्लेन के अंदर मैंने दो इंटरसेक्टिंग लाइंस बना दी, एक L1 एक L2। अच्छा, टू इंटरसेक्टिंग लाइंस आर ऑलवेज कोप्लेनार, सही है। तो उसमें तो खैर कोई डाउट, हमें शंका है ही नहीं, ठीक है साहब। मुझे इस प्लेन की इक्वेशन निकालनी है भाई साहब, है ना? क्या मुझे इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट पता है? मतलब पोजीशन वेक्टर, सॉरी, ए वेक्टर पता है। जब हम थोड़े बड़े हो जाएंगे तो तब हम इसे 3D अंदाज में करेंगे, क्योंकि अभी फिलहाल हमने स्ट्रेट लाइन नहीं पढ़ रहे, पहले हम पढ़ रहे हैं प्लेन। फिर जब हम स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे तो इन स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की स्टाइल में लिखना सीखेंगे। तो जब हम वो सीख लेंगे तब हम ये वाला क्वेश्चन 3D अंदाज में करेंगे। अभी तो हम वेक्टर में कर सकते हैं फिलहाल इसे। ए वेक्टर। अच्छा, इस L1 की डायरेक्शन पता है कि मेरे को? इसको P वेक्टर मान लो, और इस L2 की डायरेक्शन Q वेक्टर। मैं सिर्फ एक बात जानता हूं अपनी लाइफ में कि मुझे, क्या सुन रहे हो क्या, कि मुझे किसी प्लेन की इक्वेशन लिखने के लिए उसके अंदर एक पॉइंट चाहिए, है चाहिए, ठीक है। दूसरा, मुझे उसकी नॉर्मल डायरेक्शन चाहिए। इस फोटो के हिसाब से उसकी नॉर्मल डायरेक्शन कैसे मिलेगी? P क्रॉस Q, P क्रॉस Q, Q क्रॉस P, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऊपर की डायरेक्शन है कि नीचे की डायरेक्शन है, आई डोंट केयर, ठीक है। अब वो आप बोलोगे कि नहीं सर नॉर्मल तो नीचे आ रहा है P क्रॉस Q, तो फिर Q क्रॉस P ले लेता हूँ, ठीक है। दुखी मत होना, है ना, क्योंकि बनाऊंगा तो मैं ऊपर ही नॉर्मल, चाहे जो हो जाए। नीचे वाला फिर अजीब सा लगता है। क्या लिखना है बता दो बस अब तुम तो। घुमा लो तुम्हारे हाथ पैर जो भी करते हो। Q क्रॉस P। अच्छा, ईमानदारी से बोलना है एकदम, बिल्कुल ठीक है, जेडी बाबा वाली ईमानदारी, है ना,
कि कितने लोगों को ये ऐसे क्यू क्रॉस पी जो वास्तव में है वो समझ में आता है कि हाँ यार ये ऊपर की तरफ, ऑनेस्टली। मतलब इतने लोगों को डायरेक्शन निकालने आती, इसको नहीं आती डायरेक्शन निकालने हैं? अरे मतलब ये वाली तो आती है, क्यू क्रॉस पी, पी क्रॉस, ठीक। इतनी बुरी हालत तो नहीं है ना, मैं सिखा भी नहीं सकता, मुझे पता नहीं है ना कैसे सिखाते। हाँ क्या चल रहा था, ये आ गया नॉर्मल। अच्छा अब मैं कैसे लिखूंगा, कोई आइडिया देगा मेरे को? प्लेन की इक्वेशन कैसे लिखनी है? आर मान लो, एक पॉइंट आर ले लेते हैं, इसी के अंदर इसका पोजीशन वेक्टर मान लेते हैं आर वेक्टर, तो ए आर वेक्टर एक वेक्टर हो गया। अब क्या करना है? ए आर डॉट एन इज इक्वल, बिल्कुल सही, ए आर डॉट एन इज इक्वल टू 0। नाउ ए आर इज आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट क्यू क्रॉस पी इज इक्वल टू 0। तो क्या मैं इसे आर क्यू पी का बॉक्स इज इक्वल टू ए क्यू पी का बॉक्स लिख सकता हूं? जल्दी से रिस्पॉन्स दे दो फटाफट से, ऐसे लिख सकते हैं? दिस इज इक्वेशन ऑफ प्लेन। अच्छा वैसे एक बात पूछूं आपसे, जनता, हेलो, ऐसे पूछ रहा हूं जनरली, है ना, हल्ला मत करना, सिर्फ हाथ खड़ा करके जवाब देना अगर कोई जवाब देना चाहे तो। अगर मैं लाइन की इक्वेशन ऐसी देता 2, तब भी क्या प्लेन की इक्वेशन यही होती? सिर्फ हाँ वाले हाथ खड़ा करेंगे, तब भी क्या प्लेन की इक्वेशन यही होती? जनरली आई एम आस्किंग वन क्वेश्चन, तो हम निकाल ही नहीं सकते थे प्लेन की इक्वेशन? नाइस। अगर मैंने लाइन ऐसी दी होती, मतलब जनरली कोई भी 2 लाइन अगर मैं दे देता हूं, तो उनसे जाने वाले प्लेन की इक्वेशन निकालने के लिए, वैसे तो देखो क्वेश्चन बनाने वाला इतना भी कमीना नहीं होता, उसने दिया है तो इंटरसेक्टिंग ही होगी बेचारे की। फिर भी इन केस, जस्ट इन केस, फर्स्ट आई विल हैव टू चेक वेदर द लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग और नॉट। इन अगर ऑप्शन नन ऑफ दीज है तो, नहीं तो क्यों करूंगा, पागल कुत्ते ने थोड़ी काटा है, इंटरसेक्टिंग कर ही रही होगी, है ना। और अगर इंटरसेक्टिंग है तो फिर प्लेन की इक्वेशन यही है। ठीक है, ध्यान सुनना मेरी बात बहुत। क्या ये जरूरी था कि इंटरसेक्टिंग पॉइंट पता हो? कैसी बातें कर रहे हो? इस लाइन के ऊपर अगर मुझे कोई भी पॉइंट पता हो, इस लाइन के ऊपर मुझे कोई भी पॉइंट पता हो, आई डोंट केयर। नहीं समझ आ रहा? एक पॉइंट ले लूंगा, मुझे तो एक पॉइंट और नॉर्मल चाहिए, एक पॉइंट और नॉर्मल चाहिए। सुन रहे हो क्या? ठीक है, तो हमने यहां से देखना, समझना, अभी इसको बी करना नहीं है, मैंने कराया ए के लिए ही है, बट मैं एक अच्छी चीज निकाल के दे रहा हूं आपको इससे, मुर्गियां। लिखिए, हैंस condition of coplanarity, condition of coplanarity of two lines L1 is equals to A vector plus lambda P vector and L2 is equals to B vector plus mu Q vector. This is a nice item. कितने लोग आप में से बिना एक्सप्लेन करे इसे समझने की काबिलियत रखते हैं? क्या किया सेंटर बताओ?
बहुत बढ़िया, उम्दा। हु इज दिस आर वेक्टर? दिस इज अ रैंडम वेक्टर या रैंडम पोजीशन वेक्टर इन दिस प्लेन। आप मीनिंग तो समझो कम से कम। ये कौन है? ये एक्स वाई जेड है। आर इज ऑलवेज माई एक्स वाई जेड। अगर मुझे किसी प्लेन की इक्वेशन दी जाए 2x + 3y - 7z = 9 सपोज, और कोई भी पॉइंट अगर मेरे से बोला जाए कि इस पे लाइक करता है कि नहीं करता, हाउ विल आई चेक? जल्दी बोलो, हाउ विल आई चेक? ठोक देंगे, सिंपल। मैं क्या करूंगा? मैं उसमें ठोक दूंगा। अगर सेटिस्फाई कर गया तो उस पर लाइक करता है, नहीं तो नहीं करता। तो यही काम हमने यहां पे किया। ये कौन? कोई रैंडम पॉइंट। तो इस रैंडम पॉइंट की जगह मैं बी क्यों ना रख दूं? उसी प्लेन में आर की जगह मैंने क्या रख दिया? तो ये बन गई। तो अगर मुझे लाइंस ऐसी दी होती, ये भी एक तरीका। मैं पहले क्यों चेक करूं कि लाइंस इंटरसेक्टिंग है नहीं? बाद में भी कर सकता हूं। मैंने तो इन इंटरसेक्टिंग मान के प्लेन की इक्वेशन लिख दी भाई साहब। ज्यादा अच्छे तरीके से भी समझाओ ना तो फिर लोग घूरने लग जाते हैं। लो भाई, गरीबों की तरह ले लो, घूरो मत बस। ये दो लाइंस हैं, एक L1 पकड़ी, एक L2 पकड़ी। ये किसी पॉइंट ए वेक्टर से पास होती है भैया, ये किसी पॉइंट बी वेक्टर से पास होती है। एंड नाउ ए बी वेक्टर इज अ वेक्टर विच लाइज इन दिस प्लेन, जो कि डेफिनेटली इनका नॉर्मल वेक्टर P क्रॉस Q के परपेंडिकुलर होंगे। ए बी क्रॉस P क्रॉस ए बी डॉट P क्रॉस Q को 0 किया तो ये कंडीशन आ गई। मुबारक। यही चीज मैं आपको उस वाले तरीके से इसलिए समझा रहा था कि आपको लॉजिकली ये समझ में आए कि ये है क्या। ये एक प्लेन की इक्वेशन लिखी हुई है जिसमें आर एक अननोन पॉइंट है। अगर उसकी जगह कोई भी गिवन पॉइंट आप ठोक देंगे तो ये वेरीफाई हो जाएगा कि वो पॉइंट उस पर है कि नहीं है। ये भी एक तरीका हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या इक्वेशन था? ठीक है, इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग 2 पैरेलल लाइंस भी कर लो। इसी में लिख लो इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग 2 पैरेलल लाइंस। अच्छा, पैरेलल लाइंस तो हमेशा ही कोप्लेनर हैं? उससे तो हमेशा एक प्लेन पास हो गया होगा। तो मान लो मैंने 2 पैरेलल लाइन की इक्वेशन आपको दे दी, ए वेक्टर प्लस लैम्बडा सी वेक्टर, और दूसरी इक्वेशन दे दी लाइन की बी वेक्टर प्लस म्यू सी वेक्टर। जितने भी लोग आप में से कोशिश कर सकते हो वो प्लीज कोशिश करें जल्दी से। जो लिख लें वो हाथ खड़ा कर लें, जिससे मास्टर को पता पड़ जाए। हो जानी चाहिए थी अब तक यार, बहुत टाइम ले लिया। सी क्रॉस कहते, सी क्रॉस सी तो 0 होगा। आर वेक्टर माइनस बी वेक्टर डॉट ब्रैकेट में बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्रॉस सी। पता नहीं यार क्या कर रहे हो तुम लोग यार। इस प्लेन में मुझे 2 वेक्टर चाहिए जिन्हें मैं गिवन वेक्टर बोल सकूं। क्या बोल सकूं? गिवन वेक्टर। तो एक वेक्टर तो सी वेक्टर है इस प्लेन में, और दूसरा ए बी वेक्टर है। ए बी क्रॉस सी जो होगा, ए बी क्रॉस सी, क्या वो मुझे नॉर्मल डायरेक्शन दे रहा है? ऊपर नीचे? चलो ठीक है, नाइस। ए बी क्रॉस सी। अब क्या करना है?
एक रैंडम पॉइंट ले लिया भाई साहब आर, तो ए आर वेक्टर का डॉट एन वेक्टर के साथ इज इक्वल्स टू 0। ये नसरत में नहीं पूछा जा सकता, लेकिन ये क्वेश्चंस जो हैं ये जेई में पूछे जा सकते हैं। और आंसर इस फॉर्मेट में तो ऑब्वियसली नहीं लिखा होगा, आंसर लिखा होगा कुछ इस तरह से। नहीं समझ में आए तो पूछ लीजिएगा। सी आना चाहिए ना हमें। कुछ गड़बड़ कर दूं तो बता देना भाई साहब। हम तो मर गए सनम। पूछ पूछ जेडी दादा पूछ। इधर क्या आएगा? तेज बोल। क्या बोल रहा है? बी वेक्टर आएगा। क्यों? यहां पे इधर इधर हाँ मतलब बी भी आ सकता है, लेकिन मैंने यहाँ ए आर लिया ना। तुम बी आर लोगे तो बी आ जाएगा। अरे भाई इस ए आर की जगह तो आर माइनस ए लिखूंगा ना भाई। क्या यार, अच्छा एक जादू और हो रहा है, सुनो। आई हैव प्रिविलेज, यू विल हैव टू राइट इट इन सेकेंड लाइन। ये भी कर सकता हूं। समझ में नहीं आया लोगों को। ये मैं समझाऊंगा भी नहीं, मैं तो डिसीजन दे रहा हूं कि मैं ये भी कर सकता हूं। वो माइनस ए वेक्टर गायब कर दिया मैंने। कैसे कैसे मत पूछो आर्यन जी, पुराने पाप में सब। मैं इसे हटा सकता हूं, इसे लिखने की जरूरत नहीं है मेरे को। अब ये कितने लोगों को समझ में आया ऑनेस्टली? चलो बढ़िया बात है। जब तुम्हें यही नहीं समझ में आ रहा है तो तुम्हें साला ये कैसे समझ में आया कि इस बॉक्स को मैं इधर इधर लिख सकता हूं? हद है। बोलो बोलो। अभी खुलवा लो, मंदिर दर्शन हो जाएंगे। आजकल तो बाद में इतनी भीड़ पड़ेगी कि अंदर भी नहीं घुस पाएंगे। यार देवी माँ, कोई दो वेक्टर पढ़े थे कहीं पे, इसको छोड़, क्वेश्चन खत्म हो गया। वो तो मैंने सुना भी नहीं तेरा क्वेश्चन, मैं तो नया क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तेरे से। कहीं दो वेक्टर पढ़े, तूने क्रॉस कर दिया जाके। अब तू बता कि इसका एक के साथ डॉट लेगी तो आंसर क्या आएगा? सोच के बताना, आराम तसल्ली से सोच ले तो आंसर तो क्या कंफर्म है या चेक करना पड़ेगा, है ना? तो 0 बराबर 0 मिलेगा। केल सिप्पी, अगर इस ए आर की जगह मैं ए बी लिखूंगा ना, क्या लिखूंगा? ए बी, क्योंकि ये एन कैसे बनाए हैं? ए बी क्रॉस सी से। तू जाके उसको ए बी के साथ डॉट कर देगी, क्या मिलेगा तेरे को? 0 नहीं मिलेगा, 0 बराबर 0 मिलेगा। क्योंकि ये 0 तो मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि वो परपेंडिकुलर, और ये भी 0 ही है। ककोड़ा है ना फिर। 0 बराबर 0 मिला, क्या करेंगे उसका? नहीं समझ में आ रहा। अरे अननोन उसमें एक्स वाई जेड के टर्म में लिखूंगा तभी तो इक्वेशन मिलेगी ना। किसी फिक्स पॉइंट के कंपैरिजन में लिख दूंगा तो फिर इक्वेशन थोड़ी मिलेगी। सेकंड, थर्ड को सेकंड करा दिया तुमने, मैं क्या करूंगा? नॉर्मल फॉर्म, इट्स अ नॉर्मल फॉर्म। ऐसी स्ट्रेट लाइन में भी हुआ करती थी। मैं आपको थोड़ी सी धुंधली यादें
ताज़ा करवा देता हूँ। एक ऐसी लाइन की इक्वेशन लिखना जिस पे ओरिजिन से डाले गए परपेंडिकुलर की लेंथ पता हो और वो परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है। अगर लेंथ पंजाब और एंगल अल्फा हुआ करता था तो इक्वेशन एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी आया करती थी। डिच मारो ना, नहीं याद है तो तुम परेशान मत हुआ करो। तो सिर्फ वैसे ही मेरे को कुछ बोलना था इसलिए बोलूँ ना। तो अब मैं प्लेन की इक्वेशन लिखूंगा। अब प्लेन की इक्वेशन कैसे भाई साहब? एक ऐसे प्लेन की इक्वेशन जिसपे ओरिजिन से डाले गए परपेंडिकुलर की लेंथ पता हो, जिसपे ओरिजिन से डाले गए परपेंडिकुलर की लेंथ पता हो और से उस पे नॉर्मल डायरेक्ट उसके ऊपर नॉर्मल से डाला उसकी मतलब उसके कोसाइंस बताओ। यार जब हम लोग छोटे थे स्ट्रेट लाइन की बात कर रहा हूँ, तो एक तो मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस दी जाती थी और एक एक्स एक्सिस से एंगल दिया जाता था। वो एंगल इसलिए दिया जाता था जिससे मेरे को उस नॉर्मल का डायरेक्शन पता हो। 2D में एक एंगल से काम चल जाता था डायरेक्शन में, यहाँ क्या 3-3 एंगल देने पड़ते हैं। तो वो 3-3 एंगल देने का मतलब dr, यानी कुल मिला के उस नॉर्मल के dr मुझे पता हो या dc मुझे पता हो, कुछ भी, या तो dc पता हो या dr पता। अच्छा dr पता हो तो dc हम निकाल सकते हैं। dc दिए तो dr भी निकाल लेंगे। अरे वो तो मजाक है। dc इज ऑल्सो dr गुलाबचंद। DCs are also dr. True, false? True, false? And the converse is also true. True, false? और DC तो dr है ही गुलाबचंद, क्योंकि हर आइटम खुद के तो प्रोपोर्शनल होगा ही। DC इज वन स्पेशल फॉर्म ऑफ dr, ऐसे कह लो, जिनके स्क्वायर का संबंध है। लेकिन drs आर नॉट DCs, क्योंकि dr तो इनफाइनाइट हो सकते हैं रेशियो की वजह से, लेकिन सबके स्क्वायर का संबंध थोड़ी आएगा। वो किसी को तो समझ में आ रहा होगा यार। लिखो फिर, टू राइट एन इक्वेशन ऑफ प्लेन, to write an equation of plane whose perpendicular distance from origin is given, whose perpendicular distance from origin is given as small d and DCs of its normal direction, DCs of its normal direction are given Langur, Mankey, Nallayak. अच्छा एक बात पूछ रहा हूं मैं वैसे जनरली आपसे, DCs दिए जाने में और dr दिए जाने में क्या फर्क पड़ता है? समझ आया ना? बोलो बोलो, घबराओ मत। तो दोनों से डायरेक्ट वेक्टर लिखा गुलाबचंद। हाँ, डीसी से मिलने वाला वेक्टर यूनिट वेक्टर है और dr से मिलने वाला कोई भी जनरल वेक्टर है। दोनों ही नॉर्मल डायरेक्शन, बट डीसी से मुझे डायरेक्टली यूनिट वेक्टर मिलता है। डीसी के केस में मुझे डायरेक्टली यूनिट वेक्टर मिलता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस प्लेन के परपेंडिकुलर मुझे यूनिट वेक्टर पता है। कुछ समझ आ रहा है किसी को? क्या पता है मेरे को? यूनिट वेक्टर पता है भाई साहब। तो इसका यूनिट वेक्टर लिख लिया मैंने, एन कैप इज इक्वल टू, अब ये एन अलग अलग है, ये तो एडजस्ट करना पड़ेगा तुम्हें। इसे एन में लिख लेते हैं फिर, तो अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। हाँ बोलो भाई, एल आई प्लस एम जे प्लस एन के। मतलब एक फर्ज करिए कि इस प्लेन की, इस फर्श की इक्वेशन निकालनी है मुझे। किसकी इक्वेशन?
फर्श की इक्वेशन निकालनी है। और जैसे अपन अज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पे मेरा ओरिजिन है और यहाँ से उस फर्श की जो परपेंडिकुलर लेंथ है, परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है, वो स्मॉल डी मुझे दी गई। फोटो उल्टी हो गई ना थोड़ी सी, इसमें फर्श ऊपर आ गया लेकिन फर्श तो नीचे ही होगा। समझो क्या कर सकते हैं? नहीं, फिर वो मेरे को बार बार ऊपर देखना पड़ेगा, मज़ा नहीं आता फिर। तो फर्श की इक्वेशन मुझे निकालनी है और मुझे ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी दे रखी है और मुझे एक चीज़ और दे रखी है कि इस जो क्या ये फर्श, इस फर्श के परपेंडिकुलर मेरे को एक नॉर्मल का यूनिट वेक्टर गिवन है। हालांकि डी आर दिए होंगे तो वेक्टर हो जाएगा, उसको मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, डीसी मतलब वो यूनिट वेक्टर बन जाएगा। तो यूनिट वेक्टर निकाल तो सकता है दोनों केस में, चाहे डी आर दिए हो चाहे डीसी दिए हो। ठीक है, तो इसकी निकालनी। तो मैं क्या करता हूँ, एक काम करता हूँ, इस जो प्लेन है ना प्लेन, इसमें कोई भी रैंडम पॉइंट ले लेता हूँ। देखो भाई सीधी सी बात, मैं गणित बता रहा हूँ आपको, किसी भी कर्व की मुझे इक्वेशन निकालनी है तो मुझे उस पर एक रैंडम पॉइंट लेना पड़ता है। जैसे हम लोग बचपन में लोकस निकालते थे 2D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, जैसे लोकस निकाला जाता है वैसे ही 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी लोकस निकाला जाता है। वो जो एक्स वाई जेड है वो कौन है? वो एक रैंडम पॉइंट है। वो रैंडम पॉइंट अगर सिर्फ इसी फर्श पे नाचेगा तो फर्श की इक्वेशन आ जाएगी। अब मुझे ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट ऐसा बनाना है कि वो इसी फर्श पे रहे। ठीक है, अगर मैं एक रैंडम पॉइंट ले रहा हूं तो वो रैंडम पॉइंट देखो थोड़ा दूर भी हो सकता है, वो वहां भी हो सकता है, वहां भी हो सकता है, वहां भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, लेकिन ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट ऐसा लगना चाहिए कि वो एक रिजल्ट दे। ठीक है, तो मैं ये बोल रहा हूं, एक बात समझने की कोशिश करिएगा। सपोज करिए वो आर पॉइंट यहां है, तो ये मेरा एक ओ आर वैक्टर हो गया जो कि इसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? यही तो है, ये ओरिजिन से ये पॉइंट ही तो उसका पोजीशन वेक्टर होता है भाई साहब। यही वो आर वेक्टर है या नहीं है? आर वेक्टर का एन की डायरेक्शन में प्रोजेक्शन की लेंथ डी है। आर वेक्टर यहां से ओरिजिन से नीचे फर्श पे किसी भी पॉइंट को जोड़ने पे बनने वाला जो वेक्टर है उसका इसकी नॉर्मल डायरेक्शन में प्रोजेक्शन ही इसकी हाइट आती है। यही काम तो हमने पैरेललेलोपिपेड की हाइट निकालने के लिए किया, यही काम हमने टेट्राहेड्रॉन की हाइट निकालने के लिए किया। कुछ समझ आ रही बात? तो अगर इसके नॉर्मल डायरेक्शन के साथ, इसका नॉर्मल डायरेक्शन की यूनिट वेक्टर के साथ अगर इस आर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ले लिया जाए तो मुझे क्या मिलेगा? डी। सही है सब? पक्का? श्योर? ये तो हमने लिख दिया वेक्टर फॉर्म में, इसकी कोई औकात नहीं है ना आप लोगों के लिए। आप लोगों के लिए इसके दूसरे वर्जन की औकात है जिसका नंबर मिलेगा, एंड दैट इज लैक्स प्लस माई प्लस न्यूजीलैंड इज इक्वल टू टी। ये जहां पे एल एम एन तो उसकी डीसीज हैं नॉर्मल के, है ना, और जो स्मॉल डी है ये इंपॉर्टेंट है भाई। रिप्रेजेंट परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन। इसमें रेड कलर से एक चीज और लिख सकते हैं, मस्ट बी पॉजिटिव। मस्ट बी पॉजिटिव। भाई साहब ये वाली जो साइड है ना, ये तो पॉजिटिव होना जरूरी है। अगर ये नेगेटिव हो तो इसको माइनस इधर एडजस्ट कर दो यार। अरे नॉर्मल वेक्टर की तो डायरेक्शन ऊपर नीचे हो सकती है ना, उससे मेरे को फर्क नहीं पड़ता, बट डी तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस से पॉजिटिव रखोगे यार। ठीक है, नेक्स्ट, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ प्लेन।
इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ प्लेन। इंटरसेप्ट फॉर्म याद है किसी को स्ट्रेट लाइन की? क्या दिया रहता था उसमें? नहीं दिया क्या रहता था, मैंने पूछा, तुम इक्वेशन बोल रहे हो तुम लोग। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे कोई भी लाइन कितना इंटरसेप्ट बना रही है। तो यहाँ पे क्या है ना कि जैसे ये वही है मेरे, ये एक्स एक्सिस है, वो वाई एक्सिस है, वो जेड एक्सिस, ऐसे कोई टेढ़ा प्लेन है, टेढ़ा ऐसे कोई टेढ़ा प्लेन है, तो वो जेड एक्सिस पे कहीं काटेगा एक पॉइंट पे। देखो जेड एक्सिस तो एक लाइन है ना भाई साहब, कोई भी लाइन अगर एक प्लेन को काटती भी जाएगी एक पॉइंट पे काटेगी, तो वो काटती हुई निकल गई किसी पॉइंट पे, दैट इज कॉल्ड जेड इंटरसेप्ट। इधर इसने एक्स एक्सिस को कहीं काटा, दैट इज एक्स इंटरसेप्ट। वहां वाई को काटा, दैट ओ सॉरी जेड को काटा, जेड इंटरसेप्ट है। तो अब मैं तो जैसे बना सकता हूँ वैसे ही बनाऊंगा प्लेन। फिर कहीं आपको ऐसा लगे अरे मास्टर तूने तो ट्रायंगल बनाया है, अरे तो ठीक है वो बंद दिखेगा तो ऐसा ही है, तो प्लेन लिंक काटते हुए ऐसे जा रहा है। ये मान लो ए पॉइंट पे काट रहा है, इसके कोऑर्डिनेट a, 0, है, यहाँ b पे काट रहा है, इसके कोऑर्डिनेट 0, b, 0 है, यहाँ c पे काट रहा है और इसके कोऑर्डिनेट 0, 0, c है। तो बेसिकली मेरे को इस प्लेन के x इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट और z इंटरसेप्ट दिए गए हैं, और इसकी जो इक्वेशन होगी वो आपको पुरानी यादों में निश्चित रूप से लेके जाएगी। यही तो स्ट्रेट लाइन की होती थी भाई साहब, उसमें दो ही दिखते थे, x/a + y/b = 1। एक मिनट का समय है आपके पास। तुम लोगों ने नॉर्मल में मेहनत कर ली। पहले तो नॉर्मल निकाल लिया, नॉर्मल कैसे निकाला? AB क्रॉस BC। तो मेहनत करी ना आपने। AB क्रॉस BC अगर आपने यूज किया नॉर्मल के लिए तो आपने मेहनत करी। औली झाला रहेगी बिल्कुल। लो देखो रे पागलों, सुनो, इस ए का पोजीशन वेक्टर पता है मेरे को? ए आई कैप, इसका पोजीशन वेक्टर बी जे कैप, और इसका पोजीशन वेक्टर सी के कैप। तो अगर किसी ट्राइंगल के तीनों वर्टाइसेस के पोजीशन वेक्टर मुझे पता है, तो उसका जो नॉर्मल वेक्टर होता है, इस प्लेन का जो नॉर्मल वेक्टर होगा, आई डोंट केयर बाहर की तरफ अंदर की तरफ, उससे मेरे को क्या फर्क पड़ता है भाई? पड़ता है फर्क? अरे नॉर्मल ऊपर दिया और नीचे दिया, उससे प्लेन की इक्वेशन फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। तो ये जो नॉर्मल वेक्टर आने वाला है, ये a क्रॉस b प्लस b क्रॉस c प्लस c क्रॉस a वाला फॉर्मूला तुम निकाल चुके हैं भाई। इनफैक्ट मैं आपको अगर एक बहुत अच्छी बात बताऊं तो आप, वैसे आज मेरे को सुबह आइडिया आ रहा था, मुझे पता नहीं फिजिक्स वाले से यूज करते नहीं करते, मैं सोच रहा था फिजिक्स वाले मास्टर से पूछूं, भूल गया। शायद पहले भी हम इसकी बात कर चुके हैं एक बार, लेकिन शायद आपको याद नहीं है कि एक टेट्राहेड्रॉन है, तो उस टेट्राहेड्रॉन के जो तीन ऊपर के फेस, एक तो फर्स्ट मान लो, नीचे का बॉटम, उसकी जो तीनों लेटरल सरफेस बोल लेते हैं उसे, जो ऐसे आड़ी पड़ी हैं, उन पे अगर तीन फोर्स लगाए जाए बाहर की तरफ, तो ये एक a क्रॉस b है, एक b क्रॉस c और एक c क्रॉस है। इट्स साइक्लिक ऑर्डर। वो देखो a क्रॉस b वो उधर अंदर की तरफ जाएगा, उधर b क्रॉस c जाएगा, फिर साइक्लिक ऑर्डर में लेंगे तो एक ही डायरेक्शन में आएंगे। तो इनका जो रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट वो जो फर्श है ना, फर्श क्या उस पे लगेगा, या तो ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ। ऐसे नीचे की तरफ लगना चाहिए, नहीं रिजल्टेंट तो ऊपर लगेगा, लेकिन उसको जो नलीफाई करने वाला है वो नीचे की तरफ। यही है वो a क्रॉस b प्लस b क्रॉस c प्लस c। अभी डायरेक्ट जोड़ते तो तुम वेक्टर का रिजल्टेंट निकालने के लिए, तो ये उस चौथे वाले का आता है। तो नेट रिजल्टेंट जो है इसके ऊपर, अगर सब पे बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है तो नेट रिजल्टेंट विल बी 0। अगर सब पे बाहर की तरफ फोर्स लगाया जाए तो इस पर नेट रिजल्टेंट फोर्स विल बी 0। यही समझाया था वैसे मैंने अभी, ये चमका किसी को डिच। a क्रॉस b प्लस b क्रॉस c प्लस c क्रॉस, इसमें a क्रॉस भी बहुत आसान है। देखो इसका और इसका मल्टीप्लाई करोगे, ए बी के कैप आएगा, ए बी के कैप है ना, तो ए बी के कैप प्लस बी क्रॉस सी बी सी आई कैप और सी ए जे कैप। वेरी सिंपल, डायरेक्ट नॉर्मल वेक्टर है आपके पास भाई, हैं?
अब जब आपके पास डायरेक्ट नॉर्मल वेक्टर है, अब इक्वेशन ऑफ प्लेन कैसे लिखूंगा? इसका डॉट ले लो किसी के भी साथ, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो आर तो कोई पॉइंट लेना पड़ती ना, क्या लेंगे उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट? एक्स वाई जेड। तो x माइनस ए ले रहा हूं फिर पॉइंट, दूसरा क्यों ले? x माइनस ए का इसके साथ बी सी प्लस वाई माइनस 0 सी ए प्लस जेड माइनस 0 इंटू ए बी मस्ट बी इक्वल टू, ये तो बन गई इस प्लेन की इक्वेशन जिसमें एक ए बी सी आएगा, वो इधर जाएगा और नीचे डिवाइड कर देंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है। अब देखो, आई एम नॉट सेइंग कि वेक्टर तरीका हमारे लिए कोई वरदान ही है हर बार, ये तो दिमाग लगाने वाली बात है। और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्योंकि कोऑर्डिनेट बहुत खूबसूरत है, कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? बहुत ही खूबसूरत हैं, इसलिए जो ऑलिटर अप्रोच है टू गेट दिस इक्वेशन वो और आसान है। ऑलिटर अप्रोच टू गेट दिस इक्वेशन वो और भी ज्यादा आसान है। कैसे? देखो तो, लेट द इक्वेशन ऑफ प्लेन, अरे पहले से ही मान लो ना भाई साहब इक्वेशन, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल्स टू टी। मैंने पहले से ही प्लेन की इक्वेशन मान ली। हाउ मेनी अननोन्स आर देयर? 3। मान लो d से डिवाइड कर देता हूं, व्हाट आई विल गेट? k1 टाइम्स x प्लस k2 टाइम्स y प्लस k3 टाइम्स z इज इक्वल्स टू 1। कितने अननोन? 3। कितनी कंडीशन चाहिए? 3 है। क्या क्या है? ए बी और सी। और यार ए बी सी से पास होता है भाई, आपको शर्म आ जाएगी आप जब इसमें 8 ठोकोगे ना, तो ये दोनों तो गायब हो गए, k1 की वाली झोली में गिर गई आपके 1/a। ऐसे k2 गिर जाएगा 1/b और k3 गिर जाएगा 1, दिख भी जाती है। हाँ यार आ ही रही है। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन बहुत जल्दी आ गई, ये भी सोचना चाहिए था। अब बोलो सेंटर जी, इस प्लेन पे। हाँ हाँ सही है, हाँ 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 वही कर रहे हैं हम इतनी देर से, मैं बता नहीं रहा लेकिन, है ना? अरे हम कर चुके उसमें ये काम, वेक्टर में 4 पॉइंट्स को कोप्लेनार प्रूव करने के लिए हमने बॉक्स बनाया है। हाँ तो इसमें चौथा पॉइंट मान लो ना अपने से। अरे चौथा पॉइंट इसमें आर मानो, डी नहीं मत मानो, गेले एक्स वाई जेड। और ए आर का, ए बी का और ए सी का जो बॉक्स है उसे 0 कर दो, यू विल गेट द इक्वेशन ऑफ प्लेन। बिल्कुल करेक्ट है। अरे कोप्लेनर तो है ही, तो आपको मिलेगा बॉक्स, इक्वेशन ऑफ प्लेन। क्लियर है? नोट 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 नोट। N1, if this equation, if this plane ये जो प्लेन है, इफ दिस प्लेन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है। और अगर ये जो इक्वेशन ऑफ प्लेन, ये जो प्लेन है, अगर ये एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गया, मतलब ये जो एक्स एक्सिस जा रहा है, क्या ये जो एक्स एक्सिस जा रहा है, अगर मेरा प्लेन इसके पैरेलल हो सकता है? नहीं हो सकता। अरे 2 एक्सिस के भी पैरेलल हो सकता है भाई साहब। ऐसा ये सिर्फ जेड को काटेगा जाके, ये वाई के भी पैरेलल है, ये एक्स के भी पैरेलल, लेकिन फिलहाल सिर्फ एक्स के अगर पैरेलल है तो वाई और जेड को कहीं काट रहा होगा, तो इसके सिर्फ वाई इंटरसेप्ट और जेड इंटरसेप्ट ही दिए जा सकेंगे। जो एक्स इंटरसेप्ट होगा दैट कैन बी कंसीडर्ड एज इन्फिनिटी। वो तो इन्फिनिटी भी जाके मिलेगा तो मिलेगा, नहीं मिले तो ना मिले। ठीक है? तो ए जो होगा ना, ए दैट विल अप्रोच टुवर्ड्स इन्फिनिटी। मान रहे हो? और अगर मैं ए को यहां पे इन्फिनिटी रखने की कोशिश करूं तो ये इक्वेशन ऑफ प्लेन जो मिकी माउस थोड़ी देर पहले दूरदर्शिता के नाते कह रहे थे, कैसी होगी? स्ट्रेट लाइन जैसी।
इसका भी अगर लॉजिक आप समझना चाहें तो बहुत आराम से समझ सकते हो। वाई इंटरसेप्ट कितना है, बी, और जेड इंटरसेप्ट एक्चुअल में जैसे अपन इधर से खड़े होके देखें, इधर से वो मेरे वाई एक्सिस जेड एक्सिस है। हालांकि देखो प्लेन के एंड तक कोई पहुंच नहीं सकता, लेकिन हम तो सुपरमैन है ना, तो हम पहुंच गए प्लेन के एंड में और इधर से देख रहे हैं खड़े होके, तो दैट विल लुक लाइक अ स्ट्रेट लाइन। वो स्ट्रेट लाइन जैसी लगेगी भाई साहब, वो आपको एक ऐसी स्ट्रेट लाइन जैसी दिखेगी जिसका ये इंटरसेप्ट बी और ये इंटरसेप्ट सी हो। एक्चुअल में सही मायने में उस स्ट्रेट लाइन को ऐसे पकड़ के कुछ करके खींच दिया, दैट इज प्लेन। वो ये प्लेन है कि उसे एक्स एक्सिस के पैरेलल खींच दिया आपने दोनों साइड, उसी स्ट्रेट लाइन को। इक्वेशन वही है, क्योंकि इस साइड से खड़े होके देखें तो वो स्ट्रेट लाइन दिख रही है भाई साहब, है ना। अच्छा, तो सिमिलरली इफ दिस प्लेन become parallel to z axis, इक्वेशन क्या रह जाएगी इसकी, x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। ये तुम्हारी बचपन वाली स्ट्रेट लाइन है, बचपन वाली स्ट्रेट लाइन जनता, ये वाली सामने से जहां पे आप लोग बैठे हैं, अगर देखा जाए उस प्लेन को, दैट विल लुक लाइक ए स्ट्रेट लाइन इन 2D प्लेन, बोर्ड के प्लेन में, जहां पे ये इंटरसेप्ट ए है, ये इंटरसेप्ट बी, इसी वाली लाइन को पकड़ के दोनों साइड से खींच देने पे जेड एक्सिस के पैरेलल मेरा प्लेन बन गया। उसकी इक्वेशन ये रही। क्लियर है? अच्छा, अगर मेरा जो प्लेन है, जो प्लेन था, अगर ये प्लेन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, अगर मेरा प्लेन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो एक्स एक्सिस को इसमें ले आते हैं, एक्स एक्सिस को इसमें ले आते हैं, मतलब आई कैप को। अगर वो इसके पैरेलल है तो मैं इसे आई कैप को तो शिफ्ट करके इसमें ला ही सकता हूं। वेक्टर, आई कैप इज वेक्टर। हाँ, आई कैप के लिए ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि उस ओरिजिन से निकलना जरूरी हो रहा है, तो कहीं भी हो सकता है भाई। आई कैप इज यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ एक्स, है ना। अच्छा, तो जो आई कैप है वो तो आ गया इस प्लेन में, और इसका जो नॉर्मल वेक्टर होगा वो इस आई कैप के परपेंडिकुलर होना चाहिए, नहीं होगा। इफ माई प्लेन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो आई कैप और इस प्लेन के नॉर्मल वेक्टर के बीच में बनने वाला एंगल 90 होना चाहिए। यानी कि आई कैप का डॉट प्रोडक्ट अगर मेरे प्लेन के नॉर्मल वेक्टर के साथ किया जाए तो 0 आना चाहिए ना। मास्टर तू बता क्या रहा है? मास्टर ये बता रहा है कि ये इक्वेशन ऑफ प्लेन कहां से आई। वैसे तो बता दिया ए अप्रोचेज इन्फिनिटी, बट सही तरीके, ये तो फर्जीवाड़ा है ना, ऐसे कैसे इन्फिनिटी रख दिया आपने? तो सेंसिबल तरीके से इसके नॉर्मल वेक्टर का तो वेक्टर बता दो कम से कम, जितने लोग सीखना चाहते हैं। देखो कितनी कम आवाज आ रही, 2-4 लोग ही सीख। 1/a आई कैप प्लस 1/b जे कैप प्लस 1/c के कैप। इफ माई प्लेन इज पैरेलल टू आई कैप, तो मेरा आई कैप और नॉर्मल वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। तो इसका डॉट प्रोडक्ट मैंने कर दिया आई के साथ, शुड बी 0। तो 1/a की वैल्यू कितनी? ए कौन बोल रहे हैं निकालने को? ए मत निकालो ना भाई साहब, ए विल नॉट बी डिफाइंड। सही बात है, ए की तो नॉनसेंस वैल्यू आएगी। तो लेकिन मुझे तो 1/a 0 मिल गया, तो इसका मतलब ये वाला कॉफिशिएंट तो गया, तो ये बची, यही तो आई थी। सिमिलरली अगर मेरा प्लेन जेड एक्सिस के पैरेलल है तो डॉट के कैप 0 कर दूंगा। चमक रहा होगा किसी को कुछ तो ऐसे ही मेरा प्लेन कल को किसी लाइन के जब पैरेलल होगा, मेरा प्लेन जब भी किसी लाइन के पैरेलल होगा, तो मेरे प्लेन का नॉर्मल
उस लाइन के परपेंडिकुलर होगा, सीधी सी बात है। अगर इस लाइन के पैरेलल मेरा फर्श है तो उस फर्श का जो नॉर्मल है वो मेरी लाइन के परपेंडिकुलर है यार। तो जो प्लेन का नॉर्मल डायरेक्शन होगा और जो लाइन की डायरेक्शन होगी, इनका डॉट प्रोडक्ट शुड बी। सो दैट इज हाउ आई कैन चेक कि एक लाइन और एक प्लेन पैरेलल है या नहीं है। चलिए ठीक है, क्या चल रहा था ये? नोट 1 है ना, नोट 2, नोट 2, नोट 2, नोट 2। अरे नोट चल रहा था भाई साहब इंटरसेप्ट फॉर्म में। एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, ये जो ट्राइंगल बना था एबीसी, बना था ना अभी प्लेन वाला, जो कि इसने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट मतलब कार्टेशियन एक्सिस पे कट किया है जो ट्राइंगल एबीसी, इसका एरिया पूछ लिया जाए तो इसका एरिया मैंने तो लिख दिया डायरेक्ट, हाफ रूट अंडर ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर। ना तो आप लोगों से पूछा कैसा है ना आप लोगों को बताया गया कैसा है, लिख दिया। इसी बोर्ड पे कहीं सॉल्व भी करा पड़ा है ये। मास्टर हाफ तो है ही नहीं उसमें, तो नॉर्मल लेटर लिखा तो गुलाबचंद, एरिया लिखेंगे तब तो हाफ लिखोगे ना इसके आगे, और इसके आगे हाफ नहीं लिखोगी। यही तो एरिया वेक्टर है, उसको मॉड ले लिया यार। Few important conditions. Suppose we have two planes. तीन किसने लिख दिए पता नहीं, जब दो ही लेने थे तीन जबरदस्ती लिखे। सपोज वी हैव टू प्लेन्स, दो प्लेन्स हैं मेरे पास, वही बचपन वाली कंडीशन चल रही है। कंडीशन नंबर 1, P1 इज पैरेलल टू P2। अगर P1 और P2 पैरेलल है, जितने लोग बता सकते हैं हाथ ऊपर करें। टीआर्स प्रोपोर्शनल होंगे, जैसे A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। तो बेले जी ने हमें एक बहुत अच्छी चीज बताई कि अगर ये फर्श और ये छत एक दूसरे के पैरेलल है तो इनके जो नॉर्मल के डीआर्स होंगे, किनके? नॉर्मल के। मान लो ये फर्श का नॉर्मल है और ये छत का नॉर्मल है, तो ये दोनों पैरेलल होंगे, और दो वेक्टर अगर पैरेलल हैं तो उनके कोफिशिएंट्स आई जे के प्रोपोर्शनल होते हैं सीधे सीधे। ठीक है, तो आपको नसरत में तो डायरेक्ट कंडीशन लगानी है बस कि ये पैरेलल की कंडीशन है। चल, लेकिन इसमें एक चीज जरूरी है, दिस शुड नॉट बी इक्वल्स टू D1 अपॉन D2। क्यों? इससे क्या हो जाएगा भाई? कोइंसिडेंस। वो एक ही प्लेन हो, मजाक चल रहा है तो भाई एक ही प्लेन हो गया ना, कम से कम कांस्टेंट तो अलग हो हैं। अच्छा, तो सेकंड कंडीशन हमने इसी के साथ लिख दी, P1 एंड P2 आर कोइंसिडेंट। तो कोइंसिडेंस की कंडीशन क्या हो गई भाई? A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल्स टू C1 अपॉन C2 इज इक्वल्स टू D1 अपॉन D2। भाई साहब सारे ही कोफिशिएंट प्रोपोर्शनल होने चाहिए, तो इन दोनों प्लेन कैसे हो जाएंगे? कोइंसिडेंट हो जाएंगे। तीसरी कंडीशन बोलो भाई, P1 इज परपेंडिकुलर टू P2। हाँ जी, अगर कोई दो प्लेन परपेंडिकुलर है, जैसे कि ये वाली दीवार और फर्श, तो इस
दीवार वाला नॉर्मल और इस फर्श वाला नॉर्मल एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहेगा। तो P1 मतलब N1 डॉट N2 ऐसे भी लिख सकता हूं चाहूं तो। इसका नॉर्मल N1 मान लिया, इसका नॉर्मल N2 मान लिया, तो N1 डॉट N2 मस्ट भी क्या लिखना है उसे, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू 0। यू आर नॉट सपोज टू राइट दिस थिंग इन नसरत, यू कैन डायरेक्टली राइट A1 A2 प्लस B1, ये तो अपने दिमाग के अंदर, ठीक है। क्लियर है? कोई समस्या? क्वेश्चन लिखिए। यस मैम। डॉट प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर बोलना चाह रही है ना, ये क्रॉस ही बोलना चाह रही है। हाँ लगा सकते हैं चीज से। हाँ सही है, विश्वास नहीं है तो पता नहीं, हाँ बढ़ दिया तब नहीं नहीं मना कर दो तो गुस्सा आता है, हाँ कर दो, अरे विश्वास तो करो भाई, हाँ बोला तो अरे लगा सकते हैं, अभी विश्वास नहीं हुआ भाई, क्या करूं मैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 74, एकदम बबुआ टाइप एग्जांपल है, बिल्कुल बेसिक। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2, -3, 1। ये रहा पासिंग थ्रू 2, -3, 1। अब देखो ऐसा तो क्वेश्चन नहीं दिया जा सकता ना कि नॉर्मल के डीआर डायरेक्ट दे दिए जाए, तो थोड़ी सी तो मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी ना। एंड पैरेलल टू द प्लेन थ्री एक्स माइनस 4y प्लस 2z इज इक्वल टू 5। आंसर आ चुका होना चाहिए तब तक तो। अरे यार क्या बात कर रहे हो इतना टाइम। सारा तुम मल्टीप्लाई करके जोड़ने घटाने में इतना टाइम लगता है, कैसे लोग हो तुम यार। 3 दूनी 6, 4 चौका 12, 4 चौका 12, व्हाट इज दिस, 4 तिया 12, 12 और 6 18 और 2 20। भी नहीं आया किसी का, मुझे लग नहीं रहा है, फील ही नहीं आ रही मेरे को। मैडम कुछ हो रहा है, नहीं हो पाएगा। थ्री एक्स माइनस 4y, सिर्फ एक क्षमा याचना कर रही है भाई साहब आज, बाकी सब लोग सन्नाटे में बैठे हैं। डन? कितने लोगों का हो गया है? अरे ये तो हो ही जाना चाहिए, पता नहीं तुम लोग क्यों। क्या होगा इसके पैरेलल प्लेन की इक्वेशन क्या होगी बोलो, इक्वेशन क्या होगी ये बोलो। डच क्या कहा इसने? अच्छा आंसर बोल दिया क्या इसने? नहीं, इसकी पैरेलल प्लेन की इक्वेशन क्या होगी ये पूछ रहा हूं। लैम्बडा। इसके पैरेलल जो भी प्लेन होगा इस दुनिया में उसकी इक्वेशन 3x माइनस 4y प्लस 2z इज इक्वल टू लैम्बडा। अब लैम्बडा के लिए मेरे को एक कंडीशन चाहिए, तो एक कंडीशन दे तो रखी बेचारे ने, इससे पास होता है तो ठोक दो साला। तो लैम्बडा आ गया 20, तो इक्वेशन आ गई ये आंसर। पता नहीं, मैं इससे ज्यादा समझा नहीं पाऊंगा इसे, वैसे गलत ही एक्सपेक्टेशन कर रहे हो आप मेरे से। क्वेश्चन नंबर 75, find the equation of the plane passing through, find the equation of plane passing through 1, 0, -2. Find the equation of plane passing through 1, 0, -2 and perpendicular to the plane
एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन 2x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 2, इसे P1 मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, एंड P2 मान लेते हैं एक और, x माइनस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 3। सपोज करिए ये दो प्लेन है, इन दोनों प्लेन्स के मेरा प्लेन कैसा है? अरे भाई कैसा है? परपेंडिकुलर है। जैसे फर्ज करिए आपको ये वाली दीवार और छत दे रखा है, ये दीवार और छत अगर दे रखा है तो इसके परपेंडिकुलर प्लेन जो होंगे वो इस वाली दीवार से लेके इस वाली दीवार तक तो इतने रूम में दिख रहे हैं, जो दोनों कैसे हैं? परपेंडिकुलर है। इसके प्लेन के नॉर्मल वेक्टर n वेक्टर मान लिया, इसके प्लेन के नॉर्मल वेक्टर n2 वेक्टर मान लिया, तो जो मेरे परपेंडिकुलर प्लेन का नॉर्मल वेक्टर आएगा वो इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा। दो वेक्टर के परपेंडिकुलर वेक्टर कैसे निकलता है? क्रॉस। क्रॉस से आसान तो कुछ है ही नहीं ना भाई साहब। तो अगर मैं इन दोनों का क्रॉस ले लेता हूं तो मुझे मेरे वाले प्लेन का नॉर्मल वेक्टर मिल गया, और पॉइंट तो मुझे दे ही रखा है, तो उस प्लेन की इक्वेशन तो मैं लिख सकता हूं, ठीक है। मगर अफसोस की बात यह है कि इन एनसीईआरटी आई विल नॉट गेट 0 आउट ऑफ 4 इवन। 0 भी देने में वो सोचेगा कि यार आंसर पता नहीं कैसे आ गया, है तो सही छोरे का, तो 0 भी देने में डरेगा वो, पता नहीं लाया कैसे। लेकिन तो कैसे करेंगे हम? बोलो भाई। लेट नहीं, लेट द drs ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन, और रिक्वायर्ड प्लेन को नाम दे दिया P, R A B C। सुन लो, गिवन क्या गिवन है? P इज परपेंडिकुलर टू P1। जितने लोग कंडीशन बोल सकते हैं वो कंडीशन बोल दो, तो नहीं बोल सकता वो डिच मारो। 2a प्लस b माइनस c इज इक्वल्स टू 0, रिश्ता नंबर 1। ये शायद हम लास्ट टर्न पे भी ऐसा एक क्वेश्चन कर चुके हैं, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है, पता नहीं क्यों। करा था क्या? कोई घर पे जाके पढ़ कैसे ले भाई साहब, कॉपी भी नहीं देखते, याद भी नहीं रहता कुछ। ऑल्सो गिवन, बिल्कुल सेम स्टेप्स लिखी थी, पता नहीं हो सकता सपने में लिखी हो मैंने। ऑल्सो गिवन P इज परपेंडिकुलर टू P2। कंडीशन बोली जल्दी। A माइनस B माइनस C बराबर 0, रिश्ता नंबर 2। कितने लोगों को ऐसा लग रहा है मास्टर तू कहां से निकाल रहा है कंडीशन, में तो समझ में नहीं आ रहा। दोनों के नॉर्मल्स के dr का डॉट 0 की अभी जो कंडीशन लिखी थी, और ये रही A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू 0। ये लिखनी चाहिए एनसीईआरटी में वैसे कायदे से साइड में, देखो मैंने भी लिखी ना साइड में, तुम्हें भी लिखनी चाहिए ऐसे। अब इन दोनों को सॉल्व करके किसकी वैल्यूज निकालनी है? हाँ मतलब ABC की रेशियो निकालने, वो तो आ ही जाएंगे, दो कंडीशन है हमारे पास। हमने आपको एक धांसू तरीका ही बताया था लास्ट टर्न पे, पता नहीं आप लोगों को याद कैसे नहीं आ रहा, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। एक्चुअली हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट ही कर रहे हैं, समाज को पता नहीं रहे बस। तो A अपॉन 0 ना आ जाए बस, हैं -1 -2 आया भाई मेरा, तो तुम देख लो अपना। माइनस B अपॉन -2 प्लस 1 -1 C अपॉन -2 -1 -3। लो जी dr आ गए 2 -1 and 3। 2 -1 और 3। अगर आपको वास्तव में नंबर चाहिए पूरे, जितने भी 2 नंबर या 4 नंबर जितने का भी क्वेश्चन आता है ये, तो आपको इसके आगे जो इक्वेशन ऑफ प्लेन लिखनी है वो पता है किसी को कैसे लिखनी है? फिर सबसे पहले यही लिखाई थी मैंने, कार्टेशियन फॉर्म। याद ही नहीं आता रहे किसी को, बोलो अगर याद है तो।
2 टाइम्स x माइनस x1, x1 की वैल्यू कितनी थी 1, प्लस b y माइनस 0 प्लस z नहीं c z माइनस प्लस 2, अरे -2 है ना, तो इज इक्वल टू 0। ये बन गई ऐसा प्लेन की इक्वेशन देख लो, 2x माइनस वाई प्लस 3z प्लस 4 इज इक्वल टू 0। दिस इज आंसर। ये आंसर आ गया, सिंपल। अगर हमें इसे वेक्टर अंदाज में करना है, अगर हमें इसे वेक्टर अंदाज में भी करना है तो रिक्वायर्ड वेक्टर के जो रिक्वायर्ड प्लेन है उसका जो नॉर्मल वेक्टर होगा वो n1 क्रॉस n2 से निकाला जा सकता है। पहले ये समझना जरूरी है कि n1 क्रॉस n2 कैसे आया। नहीं समझ में आ रहा? n1 क्रॉस n2 ये आ गया, ये भी नहीं आया, मतलब इसमें तो फिर ये तो एनसीईआरटी का भाई साहब, ये तो मतलब रटने वाला है। नहीं समझ में आया तो भी रट के चले जाओ, तो भी मार्क्स आ जाएंगे। कौन कह रहा है मैं समझने के लिए? अब जैसे ये दो प्लेन है, मैं इसके परपेंडिकुलर दोनों प्लेनों के, तो मेरी इक्वेशन निकालनी, जैसे क्या करें फिर? इतने हाथ तो है नहीं ना मेरे, हैं? मैं हूं ना परपेंडिकुलर इनके, नहीं दिख रहा? इन दोनों प्लेन्स के परपेंडिकुलर, इनको थोड़ा सा नॉन पर, ऐसे जरूरी नहीं है कि दोनों भी परपेंडिकुलर आपस में, बट एक कॉपी ऐसी है, फिर क्या करूं? अच्छा हाँ, नाइस, आई प्राउड ऑफ माई सेल्फ। हाँ, अब दोनों प्लेन परपेंडिकुलर नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन मैं अभी भी इन दोनों के परपेंडिकुलर हूं या नहीं हूं? तो बेसिकली बात यह है कि सीधी सी गणित, मैं अगर इस रेड वाले प्लेन के परपेंडिकुलर हूं तो मेरा जो नॉर्मल वेक्टर है वो इस रेड वाले नॉर्मल वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा, और मैं अगर इस बेस के परपेंडिकुलर हूं तो मेरा जो भी नॉर्मल वेक्टर होगा वो इस वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगा, डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। तो मेरा नॉर्मल वेक्टर इस फर्श के भी नॉर्मल वेक्टर के और इसके भी परपेंडिकुलर है। तो इन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर अगर मेरा नॉर्मल वेक्टर है तो वो क्रॉस से आता है भाई। किन्हीं भी दो दी गई डायरेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन आपको क्रॉस ही देता है। क्रॉस से ज्यादा आसान क्या हो सकता है? बोल 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 बोल, मन मत रख। नाइस क्वेश्चन। कुछ तो बहुत होंगे आप। अच्छा, बहुत सालों बाद मतलब किसी ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। मिकी माउस के अलावा बाकी लोग आंसर दे सकते हैं, तो मिकी माउस हाथ नीचे कर ले। जैसे मान लो हमारी किस्मत फूटी हो, ऐसा सारा जी पूछ रही है, और तो हमें ये वाला प्लेन और ये वाला प्लेन दे दिया फर्श। समझना, देखो बात बहुत मासूम क्वेश्चन है। जैसे ये छत दे दी और फर्श दे दिया तो हम तो गेल सप्पों की तरह क्रॉस ले लेंगे। तूने बताया था साले क्रॉस कर लेना तो नॉर्मल की डायरेक्शन आ जाएगी। तो ये वाला प्लेन की इक्वेशन पूछी है, जैसे ये दोनों के नॉर्मल है ये वाली दीवार। क्या सोच रहे हो भाई? हैं? तो मैं इसका और इसका क्रॉस लूंगी तो मुझे तो 0 मिलेगा। पॉइंट तो है। अरे तो इनके तो नॉर्मल पैरेलल हुए ना यार, तो क्रॉस तो 0 मिलेगा, तो मेरी नॉर्मल डायरेक्शन तो आई ही नहीं। क्रॉस अगर लूंगा या लूंगी तो नहीं मिलेगा उसका। कदेड़े, इसका तो पता ही नहीं है। अच्छा ओके, मान के
अभी तक अच्छा जवाब नहीं आया। हाँ भाई मिकी माउस, अभी इसी की बात कर रहा है कि तू अपना नया नया ड्रामा ला रहा है। हाँ तो हम क्वेश्चन छोड़ देंगे तो उसके बाद उसी के नॉर्मल, मतलब सिंगल के नॉर्मल, एक ही का नॉर्मल दूसरे के नॉर्मल के साथ डॉट प्रोडक्ट लेके जीरो। हाँ एक कंडीशन से एबीसी नहीं आते भाई साहब, दो चाहिए। टू गेट एबीसी यू नीड टू हैव टू कंडीशन, एक कंडीशन से नहीं आता, अफसोस। चलो परपेंडिकुलर प्लेन वाली अबे गधेड़ो, सुनो मेरी बात, ठीक है। एक चीज समझना थोड़ा सा, एक तो फर्श और एक छत है, ठीक है। और अपनी नजरें एक बार इस रूम में घुमा के देखो, आपको इस रूम में इन दोनों के परपेंडिकुलर एक से ज्यादा प्लेन नजर आ जाएंगे। एक बार नजरें घुमा के देखो तो आपको एहसास हो जाएगा कि फर्श और छत के परपेंडिकुलर इस रूम में कम से कम, मतलब इस रूम को आइडियल मान लिया जाए, पीछे खोपचे को हटा दे तो 4 प्लेन तो आपको इसी में दिख जाएंगे। और शायद आप ये भी सोच पा रहे हो, अगर थोड़ी बुद्धि हो आपके पास, कि इनफाइनाइट होंगे। ऐसे घूम जाओ, वो घुमा दो, इनफाइनाइट प्लेन बनेंगे। कितने बनेंगे? तो फिर आंसर आएगा नहीं ऐसे केस में। तो चिल मारो, डायरेक्शन आएगी ही नहीं। कैसे आएगी डायरेक्शन? कि तो यूनिक प्लेन होता तो डायरेक्शन आती, तुम्हारे तो इनफाइनाइट प्लेन है तो कद्दू डायरेक्शन आएगी फिर। सही है। तो ऐसे केस में हम उसे सॉल्व नहीं कर सकते ना वैसे भी, इसलिए नहीं आई डायरेक्शन। नो यूनिक प्लेन एग्जिस्ट, क्लियर है? इसलिए नहीं आएगी, ठीक है। गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। इसीलिए एक ही कंडीशन बन रही है, इसीलिए एक ही कंडीशन बन रही है। अगर आप इस नॉर्मल इसके प्लेन के डी आर मान लो, नॉर्मल के ए बी सी, और आप अपने छत वाले के साथ डॉट प्रोडक्ट लेके जीरो कर दो, चाहे फर्स्ट वाले के साथ डॉट प्रोडक्ट लेके जीरो कर दो, कंडीशन तो सेम ही आनी है। तो एक ही कंडीशन बनी, 3 अननोन, एक कंडीशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तुम मुझे ए भी दो, मैं तुम्हें सी दूंगा, टाइप्स वाली बात हो जाएगी। हाँ तुम ए भी दिए जाओ, मैं सी दिए जाऊंगा, इनफाइनाइट पॉसिबल वो आ जाएंगे ना, ट्रिपलेट। गुड, बहुत सालों बाद एक अच्छा क्वेश्चन पूछा कि, लेकिन अभी फिलहाल मेरा n1 क्रॉस n2 से काम चल जाएगा। n1 क्रॉस n2 से मेरी डायरेक्शन यही आनी चाहिए शायद, सॉरी ये है। और उसके बाद जब नॉर्मल की डायरेक्शन आ गई, पॉइंट पता है, तो फिर तो राजा है भाई साहब। क्वेश्चन नंबर 76 76 लिखिए। अननोन और कंडीशन अगर एक कम से कम है, एक कम से कम, नहीं नहीं, क्या कह रही है? अननोन अगर n है और कंडीशन n-1 है तो 1 कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ अदर, और अगर उससे कम है तो समस्या तगड़ी है, इनफाइनाइट होते हैं फिर। लीनियर हो तो लीनियर, लीनियर हो तो लीनियर, लीनियर 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 के केस में मैं कह सकता हूँ क्वाड्रेटिक वाड्रेटिक आ जाती है तो फिर वो क्या अंडर रूट का सड़ापा मच जाता है, और फिर उसके बाद कंडीशंस, और लीनियर के केस में तो कोई टेंशन नहीं। हाँ एक अच्छी चीज पूछी होती कभी, वो अगर n-2 है तो उसके अंदर ऑल रियल हो जाएगा, और n-1 इक्वेशन है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। मैं अभी सेंसेस में नहीं हूँ मैं अभी बहुत उसमें हूँ, बहुत सारा कराना है मेरे को। बट हाँ हो सकता है तुम सही कह रहे हो, ऐसी कुछ बात हुई थी मुझे याद है, लेकिन मुझे पर्टिकुलरली अभी याद नहीं आ रहा क्या है। द फीट ऑफ द नॉर्मल, फीट, फुट, फीट तो प्लूरल होता है ना, पैरों नहीं है, सिर्फ पैर है भाई साहब। द फुट ऑफ द नॉर्मल फ्रॉम द ऑरिजिन टू द प्लेन, फ्रॉम द ऑरिजिन टू द प्लेन
is 1, 2, 3. Write the equation. Write the equation. किसी प्लेन पे ओरिजिन से गिराए गए परपेंडिकुलर के फुट के कोऑर्डिनेट अगर मुझे दिए गए 1, 2, 3, तो उस प्लेन की, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है, आ चुका होना चाहिए तब तक तो आंसर। यार मास्टर तू तो पागल है साले, खुद तो करके आता घर से, हमें पता नहीं क्या समझता है। अरे तो बनाओ तो फोटो, तुम्हें खुद ब खुद शर्म आ जाएगी देखना। इस पॉइंट के तो कोऑर्डिनेट देना। क्या मुझे प्लेन में एक पॉइंट पता है? तो अगर मेरे को नॉर्मल वेक्टर मिल गया तो आंसर आ गया। और इस फोटो में नॉर्मल वेक्टर है आपके पास, अब आप देखना ना चाहो, आंखें फोड़ लो, वो एक अलग बात है। आगे इस फोटो में नॉर्मल वेक्टर दिख रहा है आपको। आ गया आंसर? भाई क्षमा याचना कह रही है कि आंसर जो है वो x + 2y + 3z = 13 है। कैसे है, कैसे कैसे है मास्टर? अब एक चमकड़ी, इसकी नॉर्मल वेक्टर दे रखा है i + 2j + 3k। हालांकि दे नीचे की तरफ रखा है मैंने, लेकिन ऊपर की तरफ बना दिया, क्या फर्क पड़ता है उससे? तो नॉर्मल की dr पता पड़ गए ना। और ये कहां से है, ये सोच रहे हो क्या? ये रहा, ये नॉर्मल डायरेक्शन ही तो है, तो ये पता है और एक पॉइंट पता है। अब मेरी शक्ल मत देखो, आंसर आ गया बस। क्वेश्चन नंबर 77। फोर्टीन ही तो लिखा है, क्या कर रहे हो तुम? 3, 3, 9, 4, 13 और 1, 14 होता है भाई। व्हाट इज दिस मैन? तो बैल बोलना चाहिए था ना, गधेड़ी, चुपचाप के बैठी। मजे लेते हैं लोग बाग भी, हगेगा साला। फाइंड DC's डायरेक्शन कोसाइंस of normal vector and perpendicular distance of the plane from origin. Of r vector dot 6i minus 3j minus 2k plus 1 = 0. सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत लल्लू है। अभी हमने कुछ देर पहले एक नॉर्मल फॉर्म पढ़ी थी। क्या पढ़ा था? नॉर्मल फॉर्म पढ़ी थी क्या? वो थी r vector dot n cap = d. n cap, it should be unit vector. तो ये जो यूनिट वेक्टर है किसके अलॉन्ग आएगा? अरे किसके अलॉन्ग है यूनिट वेक्टर? नॉर्मल के अलॉन्ग है भाई साहब। इससे तो मुझे डीसी मिल जाएंगे, और ये डी क्या देगा? डिस्टेंस देगा। किससे? ऑरिजिन से। तो एक काम करता हूं, 1 को तो ले जाता हूं उधर, हैं 1 को ले गया उधर, r vector dot 6i minus 3j minus 2k = -1। लेकिन ये -1 मेरे को अच्छा नहीं लगा, पता नहीं क्यों। आपको अच्छा लग रहा है -1? नहीं लग रहा, क्यों? परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो पॉजिटिव कर दो कम से कम यार। ये एनसीईआरटी लेवल का ही क्वेश्चन है होने को तो, लेकिन उसमें ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखा रहेगा। अरे 6x - 3y - 2z + 1 = 0 लिख देंगे भाई साहब, और यही चीज पूछ लेंगे। ठीक है, डीसीज तो पूछ ही सकते हैं उसमें भी। तो ये माइनस इधर एडजस्ट करना था ना, ये हो गया एडजस्ट। सही किया, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब दोनों साइड किससे डिवाइड कर दो? मैग्नीट्यूड से। किसके मैग्नीट्यूड से? 6i 3j और 2k के। कितना है? रूट अंडर, क्या बात कर रहे हो, सिर्फ 7? हाँ यार 45, हाँ 7, नाइस। डीसीज प्लीज जल्दी। -6/7
+3/7 और परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम होराइजन इज 1/7। आप लोग सही सोच रहे हैं, अगर उस प्लेन के डीसीज पूछे जाएंगे, प्लेन के नॉर्मल के डीसीज, तो ये भी आंसर है और इसका माइनस भी आंसर है डीसीज का। तो अरे भाई साहब, उस प्लेन के नॉर्मल तो ये भी है और नीचे वाला भी है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली अगर सिंगल करेक्ट हुआ तो यही मिलेगा आंसर में, क्योंकि ये डायरेक्टली उस फॉर्मेट से एसोसिएटेड है ना। कौन सा था ये? 78। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू x plus 5y minus 4z plus 5 is equals to 0. Find the equation of plane parallel to x plus 5y minus 4z plus 5 is equals to 0 and sum of whose intercepts on the coordinate axis and sum of whose intercepts on the coordinate axis is 19. A प्लस बी प्लस सी दे रखा है, मतलब एक तरह से उसके जो इंटरसेप्ट्स हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस पे, लैम्बडा। अच्छा, जो दे रखी है वो लिखी है इक्वेशन? जो इक्वेशन दे रखी वो लिखी थी तूने, ये प्लेन की इक्वेशन मानी थी? इक्वल्स टू 20। अच्छा, ओह, इंटरसेप्ट तो नेगेटिव भी हो सकते हैं। हो सकता है। पता नहीं क्या सोच रहे हो भाई साहब तुम लोग। x plus 5y minus 4z is equals to लैम्बडा, तो इसे इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखो। मैं तो ऐसे ही, मेरे को तो बचपन से ऐसी आदत पड़ी हुई है। ये लो, दिस इज इंटरसेप्ट फॉर्म। x इंटरसेप्ट इज लैम्बडा, y इंटरसेप्ट इज लैम्बडा बाय 5 माइनस हेलो, इज इक्वल्स टू क्या लिखना है? 19। तो लैम्बडा इज इक्वल्स टू आ गया यहाँ पे 20। तो ये इक्वेशन आ गई भाई साहब, दिस इज द आंसर। बस, बहुत मुश्किल हो गया क्या? एकदम आंसू आ गया क्या?